हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लासेस में पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, यानी बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल में जो होते हैं। कुछ एक दो बीमारियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट, यानी वो कौन से माइक्रोब्स हैं जो प्लांट में भी बीमारियां फैलाते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो ये नहीं दिखते हैं कि ये एनिमल है, प्लांट है या ह्यूमन है, वो सभी में बीमारियां फैलाते हैं। और माइक्रोब्स दो कैटेगरी होते हैं, एक तो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस टाइप के यानी बीमारी फैलाने वाले, और एक होते हैं यूजफुल जिनका हम लोग बहुत सारे पर्पज में यूज करते हैं, उससे फ़ायदा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उनके नेगेटिव इफेक्ट्स, उनके फो नेचर को देख रहे हैं, उनके शत्रु वाले नेचर को, यानी किस तरह वो हमको हार्म करते हैं या हमारे एनिमल्स को हार्म करते हैं, या हमारे प्लांट्स जो हम लोग क्रॉप उगाते हैं उनको कैसे हार्म करते हैं, उसके बारे में यहाँ पढ़ना है प्लांट्स में। तो अगर प्लांट्स को ये अफेक्ट करेंगे तो उसका इल्ड, इल्ड का मतलब होता है उसका जो प्रोडक्शन होगा वो अफेक्ट होगा। ठीक है, अगर हमारे क्रॉप्स में कोई फंगस लग गया पूरे खेत में, या कोई पार्टिकुलर बैक्टीरिया लग गया, तो उससे क्या होगा, पूरा खेत का फसल बर्बाद हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी क्या होगा, उससे अफेक्ट होगा। उससे हमारा उपजाऊपन जो है, जितना हमारा उपज होता है, प्रोडक्शन होता है, उससे कई गुना कम होगा। तो इसलिए इन सब को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह इंसानों में बीमारी होती है तो दवा करके, वैक्सीनेशन करके हम लोग सही करते हैं, या एनिमल्स में दवा करके करते हैं, उसी तरह प्लांट में भी हम लोग को सही समय पे इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा, ये बहुत भयानक रूप ले लेगा, जिससे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा हमको। चलिए कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स प्लांट में होने वाले बीमारियों के बारे में। जैसे पहला आप देखेंगे तो यहाँ पर है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर यानी सिट्रस फ्रूट में जो आंवला होता है, नींबू होता है, उस पर आप देखेंगे कभी कभी कुछ तो आंवले या नींबू एकदम परफेक्टली सही होते हैं, ऊपर से सरफेस एकदम सॉफ्ट और सही होता है, लेकिन बहुत सारे आंवले या नींबू पे देखते होंगे बाहर के उसके स्किन पे, ऊपरी लेयर पर हार्ड कुछ कुछ कई जगह पे होता है। ठीक है, वो हार्डनेस क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से, उसको उस बीमारी को बोलते हैं सिट्रस कैंकर। और उस हार्डनेस की वजह से अंदर से वो खराब होना शुरू हो जाता है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ खराब होना शुरू हो जाता है फ्रूट्स। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास, जेंथोमोनास सिट्री। ठीक है, जेंथोमोनास मोनास सिट्री नाम के बैक्टीरिया से ये सिट्रस कैंकर बीमारी होता है, जो उन फलों के, जो आंवला है या नींबू है, उसके ऊपरी स्किन पे, ऊपरी लेयर पर हार्ड लेयर बन जाता है और फिर धीरे धीरे उसको जल्दी से सुखा देता है। ठीक है, और अल्टीमेटली वो ख़राब हो जाता है। ये कैसे फैलता है, एयर से, यानी ये बैक्टीरिया एयर में रहता है और किसी भी फ्रूट पे बैठ सकता है, और जनरली ये सिट्रस के फ्रूट पे यानी नींबू और आंवला पे ज़्यादा अफेक्ट करता है। दूसरा है रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट यानी जो गेहूँ होता है, गेहूँ का फसल, उसमें गेहूँ की बाली लगती है। बाली मतलब जो ऊपरी पोर्शन होता है जिसमें उसके दाने गेहूँ के लगते हैं, उसको गेहूँ की बाली बोलते हैं। तो वहाँ पर जब ग्रोथ पीरियड होता है जाड़े के समय में, दिसंबर जनवरी का महीना रहता है या फरवरी का, तो उसमें फंगस लग जाते हैं, क्योंकि फंगस जो है ठंडे मौसम में ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनका जो दाना होता है वो सड़ने लगता है, मतलब उगने से पहले ही या मैच्योर होने से पहले ही गेहूं के दाने सड़ने लगते हैं और फिर वो फसल बर्बाद हो जाती है। उसको बोलते हैं वीट रस्ट। रस्ट जैसे आप जानते हैं ना, जंग लगना, उसी तरह ये जहाँ पे दाने होते हैं गेहूं के, उसमें ऐसा ये फंगस लगता है कि पूरा पाउडर के फॉर्म में ख़त्म हो जाता है और दाने उसमें नहीं लग पाते हैं, और अल्टीमेटली हमारा क्रॉप बर्बाद हो जाता है। तो ये रस्ट ऑफ वीट डिजीज है जो फंगस से होता है, और ये एयर से, हवा से और सीड से, यानी कि अगर अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं है, ख़राब क्वालिटी का सीड नहीं है, तो सीड में भी वो फंगस रहेगा, और जब हम उगाएंगे तो उसके पौधे में फंगस फटाक से लग जाएगा और फसल बर्बाद कर देगा। इसलिए अच्छी क्वालिटी की सीड लेना, मतलब बेस्ट क्वालिटी की, जिसमें कोई भी
डिजीज ना रहे उसका चेक कराकर, साथ में एयर एयर तो हर जगह एयर में बैक्टीरिया रहेगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ छिड़काव वगैरह करते रहना चाहिए, ताकि ये सब बैक्टीरिया एक्टिव ना हो जाए और हमारे फसल को बर्बाद ना करें। फिर है ये येलो वीन ऑफ मोजैक, भिंडी। भिंडी यानी लेडीज फिंगर जिसको बोलते हैं, उस उसमें येलो वीन ऑफ मोजैक, मोजैक नाम का वायरस होता है। उससे ये भिंडी जो होता है येलोनेस होने लगता है, उसके पत्ते उसके पौधे, और वो मैच्योर नहीं हो पाता है भिंडी का पौधा, और ये इंसेक्ट से फैलता है। ठीक है, ये है तो वायरल डिजीज, वायरस से होता है। और वायरस कैसे आता है? इंसेक्ट के माध्यम से, यानी इंसेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, वेक्टर। जैसे हम लोग मलेरिया में पढ़े थे, मलेरिया किस में, मॉस्कीटो था, या डायरिया या कॉलरा वगैरह हो जाता था, तो उसमें केस में कौन सा वेक्टर था, हाउस फ्लाई, यानी मक्खी, घर में जो मक्खियाँ उड़ती हैं। इसी तरह येलो वीन ऑफ मोजैक जो भिंडी में डिजीज हो रहा है, वो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है और ये वायरल डिजीज है। तो ये कुछ हो गए कॉमन से प्लांट में होने वाले डिजीज जो माइक्रोब से होते हैं और प्लांट के प्रोडक्शन को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं उसके लिए हम लोग को करना क्या है कि हमेशा ये भी जो भी बीमारियां हो रही हैं प्लांट्स में, उसको रोकथाम करने के लिए हमको पार्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल यूज करना चाहिए। यानी हम लोग को जहाँ भी फसल बिकती है, फसल की दवाइयाँ बिकती हैं या बीज बिकते हैं, वहाँ पर जाकर हमको बताना पड़ेगा कि हमारी फसल में ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए पार्टिकुलर वो केमिकल देंगे, क्योंकि हर बीमारी का अलग इलाज होता है। तो वो कुछ केमिकल, स्पेसिफिक केमिकल का छिड़काव करेंगे फसल पे, तो ये सब बीमारियां नहीं होंगी, हमारा फसल जो है बच जाएगा, या हमारा प्लांट बच जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग यानी खाने से पॉइजनिंग। खाना जो है हमारे अंदर पॉइजन का काम करने लगता है। यानी हमारे जनरली तो हम लोग खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी देता है, हमारे न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट जो बॉडी का होता है उसको पूरा करता है। लेकिन अब फूड पॉइजनिंग कब केस हो जाता है? जब हमारा खाना जो हम लोग को एनर्जी देता है वो हमारे लिए ही जानलेवा हो जाता है। उस कंडीशन को फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ खा लेते हैं, फिर खा कर आते हैं तो उनको वोमिटिंग होता है, उल्टी होता है, और साथ में हम लोग का डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब जो सिम्टम्स है ये फूड पॉइजनिंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी पार्टी वगैरह में खाना खाएं हम लोग, या कहीं भी बाहर का कराएं, रेस्टोरेंट में या कहीं भी, तो वो फूड जो था ओपन था, उस पर माइक्रोब ग्रो कर गए थे। ठीक है, उसमें माइक्रोब्स थे और उस माइक्रोब वाले खाने को हम लोग खा लिए, और जिसकी वजह से हमको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अगर माइक्रोब्स उसमें ना रहें तो हमको ये फूड पॉइजनिंग का दिक्कत नहीं होगा। माइक्रोब्स आएंगे उसमें फूड में, हमारे जो हमारे नॉर्मल फूड है उसमें रिएक्शन करेंगे और उसमें कुछ नए केमिकल्स बना देंगे हमारे फूड के साथ ही मिक्स होके, जो हमारे लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो अल्टीमेटली वो पॉइजन में कन्वर्ट हो गया। एक वो वैसा पॉइजन नहीं जो आपको तुरंत मार दे, एक स्लो पॉइजन कर सकते हैं, जिससे आपको बीमारियां बहुत सारी लग जाएंगी, और सही समय पर इलाज नहीं करेंगे तो कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है फूड पॉइजनिंग। तो ये सब है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अपने जो भी खाना खाना है उसको कवर करके प्रिजर्व करके रखना है। प्रिजर्व यानी जैसा वो साफ सुथरा और फ्रेश रहता है उसको वैसा ही बनाए रखेंगे, तभी उसको बाद में भी खाएंगे तो हमारे को हार्म नहीं करेगा। चलिए देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, कैसे हम लोग अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं उसको, जैसा पका हुआ या जैसा है फ्रेश उसको वैसा ही लंबे समय तक कैसे रह सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं इसमें। तो जैसा कि इसमें है, तो फूड प्रिजर्वेशन का है मतलब कि खाने को प्रिजर्व करके रखना है। जैसे खाना पकाया जाता है, घर में उसको रखा जाता है, तो कुछ देर तक वो अच्छा रहता है, लेकिन काफ़ी देर तक उसको ढका रखेंगे और उसको ओपन नहीं करेंगे, मतलब काफ़ी देर तक, अगर जैसे अभी समर सीजन है उसमें खाना बना है उसको गर्म ही रख देंगे बंद करके, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी और ज़्यादा गर्मी की वजह से वो क्या हो जाएगा,
ख़राब हो जाएगा। और भी रीज़न है, क्योंकि उस एयर के थ्रू जो बैक्टीरिया थे उसके अंदर ऑलरेडी इंटर कर गए होंगे और हीट की वजह से वो और ग्रो करेंगे, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हीट की वजह से ग्रो करते हैं। अब जैसे ब्रेड रखा रखा ख़राब हो जाता है, उससे फंगस लग जाता है, आप देखे ही होंगे। और हमारे खाने को बहुत सारे तरीके से, जैसे खाना हम लोग बासी हो जाना बोलते हैं, वो बासी होने का मतलब क्या है कि उस पर लंबे समय तक उसको रखा गया ओपन, या फिर उसको ढक के रखा गया, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस जो भी थे वो उस पर कुछ केमिकल रिएक्शन कर देते हैं, और फिर वो खाना अलग सा स्मेल देने लगता है, बैड स्मेल। खाने में भी वो अलग सा टेस्ट रहता है, खट्टापन आ जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस या जो भी माइक्रोब्स उसमें जाते हैं उसमें एसिड बना देते हैं, यानी उसको खाने को किसी और केमिकल में चेंज कर देते हैं, जिसको उसका टेस्ट, उसका कलर, उसका स्मेल सब बेकार हो जाता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स, ये मतलब ऑब्जर्वेशन है, जिससे हम लोग देख के बता सकते हैं कि खाना जो है अब स्पॉइल्ड हो गया है, यानी ख़राब हो गया है। उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, मतलब नॉर्मल से बहुत ही बेकार हो जाएगा। तो ये सब सारे ऑब्जर्वेशन हम लोग देख सकते हैं, जब जिससे कह सकते हैं कि खाना हमारा ख़राब हो गया है। अब हम लोग को अपना खाना बचाना है और जैसा बना था वैसा ही रखना है, या जैसे फल सब्जियां हैं फ्रेश, उसको और लंबे समय तक वैसा ही रखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन में। अभी देखते हैं जैसे कि मान लीजिए आपने आम खरीदा, ठीक है, मैंगो खरीदा और आपको टाइम नहीं मिला खाने का, कुछ दिन तक आपने खाया नहीं, फिर उसके बाद उसको रख दिया था, फिर कुछ दिन बाद आपने देखा तो वो आम सड़ गया था, रॉटन। रॉटन एक वर्ड दिया है यहाँ पर, रॉटन मतलब सड़ जाना। तो ख़राब हो गया था, उसमें मान लीजिए कीड़े या कुछ भी लग गए थे, वो खाने लायक नहीं था, बहुत ही बदबू कर रहा था, उसका कलर भी चेंज हो गया था। जबकि वही आम का, मतलब उसी तरह के आम का अचार बनाया गया था, तो वो वैसे का वैसे था, एकदम फ्रेश, मतलब वो ख़राब नहीं हुआ था। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक आम आपने खरीद खाने के लिए ख़रीदा था तो ख़राब हो गया, लेकिन कच्चे आम का अचार पिकल बनाया गया, वो अभी तक जैसे काफ़ी लंबे समय तक रखा गया है कंटेनर में, और वो वैसे का वैसा है। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब इसी को समझना है कि कैसे अचार या पिकल वाला मैंगो सेफ रह गया, जबकि आप जो ओपन में आम खाने के लिए रखे थे वो ख़राब हो गया कुछ दिनों बाद ही। तो हम लोग देखते हैं, चलिए। सबसे पहला जो मेथड दिया है इसमें, जिससे हम लोग अपने खाने को बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, वो है केमिकल मेथड। ठीक है। केमिकल मेथड में क्या होगा कि खाने में सॉल्ट, मतलब नमक, एडिबल ऑयल, जो तेल, घी वगैरह यूज करते हैं, इन सब को यूज करेंगे तो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके प्रेजेंस में एयर एयर नहीं ले पाते उन, और वो डेड हो जाते हैं, यानी एयर को सप्लाई को ब्लॉक कर देता है, अदर सप्लाई को भी ब्लॉक कर देता है। इसलिए एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा ऑयल, एडिबल ऑयल, ये सब का यूज करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव। इसलिए आप पिकल में देखते होंगे ऑयल कुछ ज़्यादा ही रहता है और नमक भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि पिकल्स जो थोड़े सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, तो उसमें स्वाद के लिए नमक एक्स्ट्रा भी रहता है, तो आपको उतना ख़राब नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकती हैं, इसलिए ये सब प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। ये सब कॉमन प्रिजर्वेटिव हो गए। उसके अलावा उसके अलावा है, जैसे पिकल में, अचार में सिरका डाला जाता है, विनेगर, वो भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है। अब उसके बाद देखें हम लोग, ये सब तो घरेलू हो गया। फूड प्रिजर्वेटिव बाहर मार्केट में जो पैकेट में बिस्किट, नमकीन या अदर जो भी मान लीजिए जो होता है हल्दीराम के बिस्किट, मिठाइयाँ जो आती हैं, या चॉकलेट्स वगैरह जो भी आते हैं डब्बे में, उनको कैसे प्रिजर्व रखा जाता है, क्योंकि वो बनेंगे फिर उसको पैक कर दिया जाएगा। ठीक है। तो पैक करने से पहले उनके उनके अंदर मिक्सचर में ही, ठीक है, उनके मिक्सचर में ही कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स मिला दिए जाते हैं और उसका जो लाइफ टाइम होता है कि ये इतने महीने तक इस चीज़ को सेफ रखेगा, उसके पहले इसको कंज्यूम कर लेना है, यानी खा लेना है। इसलिए आप पैकेट पे देखते होंगे कि एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, या लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ, बेस्ट बिफोर 3 मंथ। या ब्रेड खरीदेंगे तो ब्रेड पे 3 या 4 दिन या 5 दिन का दिया रहता है कि यूज बिफोर दिस डे। तो ये क्यों लिखा रहता है कि हर तरह के अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग तरह का क्या है,
केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव केमिकल यूज किया जाता है, उसमें मिक्स रहता है और वो उस चीज़ को उतने समय तक ही बचा सकता है। उसके बाद उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और फिर वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को परमानेंटली हमेशा के लिए सेफ नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए उसका एक लाइफ टाइम होता है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल है सोडियम बेंजोएट, ये कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव है जो सारे पैकेज्ड वाले जो सामान हम लोग खाने वाले खरीदते हैं उसमें ये डाला जाता है ताकि वो चीज़ें फ्रेश रहें, जैसे कि तैसे। जैसे चिप्स खरीदते हैं, फाड़ते हैं हम लोग तो एकदम फ्रेश लगता है, जैसे लग रहा है कि अभी छना हुआ है, लेकिन वो बहुत पहले का है, कई महीनों का बना है, फिर पैक होकर कितने महीनों से वो सप्लाई हो रहा है हर जगह पर। तो ये कैसे हो जा रहा है? उस फूड प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट की हेल्प से। साथ में एक और है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये कुछ केमिकल हैं जो कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं, अधिकतर ये यूज किए जाते हैं पैकेज्ड फूड में। इसको डाला जाता है, या पैकेट में जो भी चीज़ें आती हैं उनको सेफ रखने के लिए डाला जाता है, ठीक। लेकिन केवल इन्हीं को नहीं डाला जाता, और भी केमिकल होते हैं, और इनकी मात्रा जो होती है ज़्यादा कम डाली जा सकती है, डिपेंड करता है किस तरह का वो फूड आइटम है। जैसे जैम हो गया, जैम आप लोग खाते होंगे ब्रेड पे लगाकर, स्क्वैशेस, या मतलब चटनी या इस तरह के कुछ, इन सबको स्पॉयल होने से, ख़राब होने से बचाने के लिए ये सब फूड प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए कुछ चटनी बनाए घर पर और उसको डब्बे में बंद करके रख दें तो क्या वो ख़राब होगा या नहीं ख़राब होगा? वो अगले दिन ही ख़राब हो जाएगा अगर आप बंद कर रखेंगे, बहुत ही बदबू करेगा और उसमें कीड़े भी पड़ जाएंगे 3-4 दिन बाद। जबकि ये सब जैम तो पता नहीं कितने महीनों के बने रहते हैं, क्यों ख़राब नहीं होते? क्योंकि इसमें फूड प्रिजर्वेटिव केमिकल डाले रहते हैं, सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या अदर केमिकल्स। अब दूसरा जो है फूड प्रिजर्वेटिव, वो गया प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट। जो नमक का हम लोग बात कर रहे थे अचार पिकल्स में, कि कॉमन सॉल्ट जो है, जैसे कहीं पर मीट का व्यवसाय होता है, मांस बेचने का, तो बड़े बड़े कूलर रूम रखे जाते हैं जहाँ पे बहुत टेम्परेचर लो रहता है, उसमें मांस को रखा जाता है और साथ में मांस के पूरे सरफेस पे नमक लगा दिया जाता है। और मछली जहाँ रखी जाती है, मछली मतलब जो खाते हैं, तो उसको नमक से उसके सरफेस को मतलब एक बार लपेट लगा दिया जाता है ताकि वो सड़े ना, क्योंकि सॉल्ट क्या है, माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकता है, ठीक है ना। तो सूखे हुए नमक से उन इनके सरफेस पे लगा दिया जाता है, चाहे मीट का टुकड़ा हो या फिशेस हो, तो इससे ये लंबे समय तक मतलब ख़राब नहीं होती हैं, स्पॉइल नहीं होती लंबे समय तक, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं, कुछ दिनों तक ये सही रहती हैं, इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है। चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का मतलब यही है कि वो ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। सॉल्टिंग ऑल्सो, सॉल्टिंग जैसे कि आंवला, रॉ में कच्चा मैंगो, टेमरिंड, मतलब आंवला का फ्रूट हो गया, या फिर कच्चा आम हो गया, या इमली हो गया, और बहुत सारे, उसमें भी सॉल्ट का यूज करके उनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, बचाया जा सकता है। तीसरा देखते हैं प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी कि चीनी, चीनी या उसका घोल। जैसे जैम, जेली, स्क्वैशेस, ये जितने भी मीठे चटनी या सॉस टाइप की चीज़ें आती हैं मार्केट में, उसमें शुगर रहता है और बहुत ही ज़्यादा शुगर, जो क्या करता है कि वो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। शुगर जितना ज़्यादा रहेगा, मतलब उसमें वाटर उतना ही कम, तो वो क्या करता है, बाकी चीज़ों को सप्लाई को रोक देता है और बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है, और बैक्टीरिया उस खाने को ख़राब नहीं कर पाता है। इसलिए आप देखेंगे मिठाइयाँ जो होती हैं, एक दिन बनेंगी तो तुरंत नहीं ख़राब होंगी, वो कई दिनों तक रहती हैं सही, उसके बाद 5 दिन बाद थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और वो डिपेंड करता है कि सीज़न कैसा है, अगर वो ठंडी का दिन है तो कुछ और ज़्यादा दिन चल जाएंगी। तो ये जो एक दिन से ज़्यादा चल जाती है मिठाइयाँ, वैसे क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा शुगर रहता है, जो, और पानी बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, मतलब बहुत ही कम रहता है, और शुगर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उसमें कोई भी माइक्रोब का ग्रोथ नहीं होता है, वो थोड़ा दिनों तक चल जाता है। अब प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ठीक है, कि नमक सॉरी तो प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यानी तेल और विनेगर, विनेगर यानी सिरका, जो अचार या जैम वगैरह में या मुरब्बे में डाला जाता है। तो ऑयल, जिसको पिकल्स या अदर चीज़ों में डाल के
उसको लंबे समय तक बचा सकते हैं। फिर विनेगर क्या करता है, वो भी जैम, मुरब्बे, अचार में डाला जाता है, जो बैक्टीरियल या माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, इसलिए इनका मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इसलिए सब्जियों, फलों और फिश हो गई, मीट हो गई, इन सबको भी ऑयल से या विनेगर से लपेट कर या उस पर लेयर लगाकर उसको बचा सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं। फिर आता है कोल्ड मेथड, एक और मेथड जो जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फूड को बचा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि जो लिक्विड की चीज़ें हैं या फल हैं हमारे या सब्जियां हैं हरी, उनको हम लोग फ्रिज में या किसी भी कूलेंट सिस्टम में रख देंगे। और ज़्यादा लो टेम्परेचर पे भी क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाता है, जिससे वो चीज़ें हमारी लंबे समय तक चल जाती है। लेकिन बहुत हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों तक। आप जैसा कि खुद देख पाते होंगे कि कुछ दिनों तक वो आराम से वैसे ही फ्रेश रहेंगी। तो ये कूलेंट सिस्टम का भी एक एडवांटेज है कि बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकता है। इसी तरह कुछ चीज़ों को गर्म रख कर भी हम लोग उसमें माइक्रोब या अदर चीज़ों के ग्रोथ को रोक सकते हैं। जैसे कि इसमें एक वर्ड दिया है, वेट, यहाँ पे पास्चुराइज्ड या पास्चुराइजेशन दिया है। इसका मतलब होता है कि मिल्क जो होता है उसको बॉयल करके पीना। ठीक है, बॉयल जब करते हैं मिल्क को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस में, 70 डिग्री सेल्सियस में जब मिल्क को बॉयल करते उबालते हैं लगभग 15 से 30 सेकेंड या 1-2 मिनट के लिए, तो वो काफ़ी गर्म हो जाता है। फिर उसको कोल्ड करके रख देंगे। ये करने के बाद क्या होगा कि उसमें माइक्रोब्स का ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाएगा, और जो उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया रहेंगे वो तो लगभग इनएक्टिव हो गए होंगे या किल हो गए होंगे। तो हमारा दूध जो है, मिल्क है, वो थोड़ा कुछ घंटों तक या एक दिन तक सही रह जाता है। साथ में उसको और लाइफ टाइम उसको बढ़ाना है तो उबाल कर उसको नॉर्मल ठंडा करके फिर उसको फ्रिज में रख देंगे, तो कुछ और दिन वो चल सकता है, 1-2 दिन चल सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को पास्चुराइजेशन बोलते हैं। और ये पास्चुराइजेशन मेथड जो है, सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, इसके बारे में रिसर्च करके पता किया था, वो लुईस पास्चर ने किया था। तो उन्हीं के सरनेम पे ये पास्चुराइजेशन प्रोसेस बना है। पास्चुराइजेशन मीन्स किसी भी लिक्विड पेय पदार्थ को, पीने वाले पदार्थ को बॉयल करके कुछ मिनटों तक 70 या 80 डिग्री सेल्सियस पे, जैसा हम लोग देखे हैं, कुछ सेकेंड या मिनटों तक अगर उसको बॉयल करेंगे तो उसमें माइक्रोब्स किल हो जाएंगे और वो हमारा सेफ रहेगा कुछ दिनों तक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिक्विड की चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं पास्चुराइजेशन मेथड से। अब अगला जो मेथड है, स्टोरेज एंड पैकिंग। ये सब तो है ही, अब ये भी आता है कि किस तरह का हम लोग कहाँ पे किस चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, पैकिंग उसका कैसा है। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश, बादाम, मूंगफली या फिर काजू एक्सेट्रा जो भी होते हैं, इन सबको, ड्राई फ्रूट्स को ड्राई जगह पर रखना पड़ेगा। उसको गीला जगह पर रख दें तो उसमें माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, फंगस या अदर बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करेंगे, वो सड़ने लगेगा। ठीक है, स्पॉयल होने लगेगा। इसी तरह जो फ्रेश सब्जियां हैं या फल हैं, इन सबको कहाँ रखना पड़ेगा हमको, एयर टाइट, सॉरी, कूलर, मतलब फ्रिज वगैरह में रखना पड़ेगा, जहाँ वो फ्रेश रहे, एकदम हरी भरी लगती रहे। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको एयर टाइट में रखना पड़ेगा, यानी जहाँ पे मॉइस्चर या हवा पहुँचे ना, क्योंकि हवा पहुँचेगा तो उसमें मॉइस्चर रहेगा, माइक्रोब्स रहेंगे तो ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड है जिससे हम लोग पैकेजिंग करके, स्टोर करके काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ों को बचा सकते हैं, उसको पहले जैसा फ्रेश रख सकते हैं। अब जो आपके बुक का लास्ट टॉपिक है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये हम लोग अब पढ़ेंगे। तो हाँ, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब जो हवा में नाइट्रोजन गैस है उसको फिक्स करना मिट्टी में। ठीक है, उसको मिट्टी में फिक्स कर देना ताकि वो मिट्टी में मिक्स हो जाए वो गैस किसी और फॉर्म में, और फिर वो प्लांट के यूज करने के काम आ जाए। क्योंकि किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए या सॉइल की फर्टिलिटी के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है,
तो आप लोग क्लास 6 7 या बहुत सा पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे राइजोबियम बैक्टीरिया, बार बार ये नाम आ रहा होगा। आप पहले चैप्टर में भी पढ़े होंगे अपने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कि ये बैक्टीरिया जो होता है या इस फैमिली के और भी बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आप पढ़े होंगे। तो ये सब जो कुछ होते हैं ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो गैस के रूप में नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, उसको सॉइल में किसी और फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उसी को फिक्सेशन बोलते हैं। क्योंकि गैस डायरेक्टली जो नाइट्रोजन गैस वो डायरेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो उस नाइट्रोजन गैस को पहले किसी ऐसे फॉर्म में किसी केमिकल रिएक्शन करके ये दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, इस तरह के फॉर्म में या इस तरह कंपाउंड के फॉर्म में, कंपाउंड यानी किसी केमिकल फॉर्म में, ताकि सॉइल में इजीली वो मिक्स हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें है, ये जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं राइजोबियम, ये कुछ पार्टिकुलर प्लांट की फैमिली है, उन्हीं के रूट्स में पाए जाते हैं, उनके रूट्स में ये ग्रो करते हैं। उन प्लांट की फैमिली को क्या बोलते हैं, लेज्यूमिनस प्लांट, ठीक है। लेज्यूमिनस प्लांट, लेज्यूमिनस प्लांट में कौन कौन से पौधे आते हैं इस फैमिली में, जितने भी दाल के आप पौधे जानते हैं या दाल जानते हैं नाम, अरहर की दाल हो गई या उड़द की दाल या मटर या अदर जितने भी दालों के पौधे होते हैं वो सारे लेज्यूमिनस प्लांट में आते हैं। तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन आप टर्म पढ़े होंगे, क्रॉप रोटेशन इसीलिए किया जाता है कि एक सीजन में आप गेहूँ या चावल उगाइए, फिर अगले सीजन में उसी फील्ड में कोई दाल उगाइए। दाल उगाने से क्या होगा कि उसमें वो दाल का पौधा उगेगा, तो उसके रूट ग्रो होंगे, रूट ग्रो होंगे तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है राइजोबियम, वो ग्रो होगा। और वो अगर ग्रो होगा तो वो क्या करेगा, हवा से जो नाइट्रोजन गैस है उसको केमिकल फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में चेंज करेगा, और फिर वो नाइट्रोजन मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। और जब मिट्टी में नाइट्रोजन मिक्स होगा तो क्या होगा, वो सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो यानी रूट्स, ये जो लेज्यूमिनस प्लांट है, दालों के प्लांट्स होते हैं जो, वो उनके रूट्स और इस बैक्टीरिया के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप क्लास 6 और 7 में पढ़े होंगे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो लोग एक दूसरे को बेनिफिट करते हो लगातार। जैसे यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल में डाल रहा है जो प्लांट के लिए यूजफुल है, और उसके बदले में प्लांट क्या कर रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए अपने रूट्स में जगह दे रहा है। यानी एक दूसरे को दोनों हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। यानी दोनों तरफ से फ़ायदा होना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक फ़ायदा उठा रहा है दूसरा नहीं, दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। लेकिन नाइट्रोजन जब फिक्सेशन हो जाता है तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो तो लगभग कांस्टेंट रहता है, बराबर ही रहता है, तो ये कैसे होता है जब नाइट्रोजन तो मिट्टी में काफ़ी सारा मिक्स हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जो रिपीट हो, उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं या साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जैसे साइकिल का पहिया भी अपने आप को रिपीट करता है लगातार 360 डिग्री घूमते हुए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं पैडल मार के। इसी तरह कोई भी साइकिल अगर किसी वर्ड के नाम में जुड़ा है एंड में, यानी वो प्रोसेस रिपीट हो रहा है। रिपीटिशन वाले प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% के अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। तो अब नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। जैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन है, फैट है, एक्सेट्रा है, उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहता है, मेनली तो प्रोटीन में, ठीक है। और चीज़ों में चाहता ही है लेकिन प्रोटीन में बहुत ज़्यादा। तो प्रोटीन यानी हमारा नाइट्रोजन से बना है, और भी कुछ एलिमेंट है। तो प्रोटीन से क्या होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब भी प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम जो हमारे खाने पचाते हैं, हमारे फूड का डाइजेशन करते हैं, वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। तो यानी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन किससे बनता है, नाइट्रोजन की हेल्प से। तो प्लांट क्या करेंगे कि
सिंपली राइजोबियम बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी वो गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन को लेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे किसी केमिकल दूसरे फॉर्म में, और वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। मिट्टी में मिक्स हुआ, प्लांट अपने रूट से उसको एब्जॉर्ब करेगा, उस मिट्टी में जो नाइट्रोजन है, और अपना ग्रोथ करेगा। फ्रूट्स उसका ग्रो होगा, वो मैच्योर होगा, बड़ा होगा प्लांट, उसमें फल लगेंगे। उस फल को, अनाज को खा करके फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोटीन या जो भी बना है हमारे बॉडी में, हमारे या एनिमल्स के बॉडी में। फिर क्या होगा कि खाने पीने के बाद हम लोग ग्रो करेंगे, फिर मैच्योर होंगे, फिर मरते जाएंगे। बहुत सारे छोटे बड़े जो भी एनिमल प्लांट हम लोग हैं, हम लोग जब मरेंगे तो, या एनिमल्स मरेंगे तो उनका बॉडी डाई होगा, फिर वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज कैसे होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, क्योंकि वो क्लीनर का काम करते हैं, एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं, आप पढ़े होंगे इसी चैप्टर में। तो डिकम्पोज करेंगे तो वापस जो है नाइट्रोजन जो प्रोटीन के फॉर्म में था वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा, और अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। और फिर से वो नाइट्रोजन किस में चला गया? एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस लगातार बहुत फास्ट चलता है। हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये हमको स्लो लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही फास्ट और रिपीटिंग प्रोसेस है जो लगातार चलते जा रहा है, क्योंकि हर सेकंड बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो ये सब होता रहता है। इसलिए जो नाइट्रोजन का बैलेंस है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है, बढ़ता घटता नहीं है। क्योंकि जितना नाइट्रोजन अंदर गया सॉइल से कुछ मात्रा में, उतना ही फिर वापस गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। वैल्यू रहता है, उसके मात्रा में या अमाउंट में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। इसका एक फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका फ्लो चार्ट है नाइट्रोजन साइकिल का, जिसमें आपको क्लियरली दिया है यहाँ पे। ये नाइट्रोजन एयर में है, फिर क्या हुआ? बैक्टीरिया एब्जॉर्ब किया, फिर उसको सॉइल में मिक्स कर दिया किसी और फॉर्म में, फिर सॉइल मिक्स हो गया, सॉइल फर्टाइल हो गया, उपजाऊ हो गया, फिर उसको प्लांट का ग्रोथ हुआ, प्लांट ने लिया, फिर उसको प्लांट को या उसके फ्रूट को एनिमल ने खाया, फिर एनिमल ने वेस्ट किया, यानी कुछ वेस्ट मटेरियल निकाला, यानी जो भी वेस्ट करते हैं एनिमल्स या ह्यूमंस, फिर वो वेस्ट जो है सड़ेगा, या वो जानवर मर जाएगा तो वो सड़ेगा, फिर वो क्या है, फिर उसी मिट्टी में मिक्स हो जाएगा उसी केमिकल के फॉर्म में। फिर कुछ और बैक्टीरिया क्या करेंगे, वापस उसको गैस के फॉर्म में चेंज कर देंगे और फिर वो इधर आ जाएगा। इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। इसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।